साथ साथ में यहाँ पर जैसे जमीन के नीचे बहुत कुछ है, जमीन के ऊपर भी बहुत है। खास करके मैं पिछले इंटरव्यू में भी आपको मैंने कहा था कि यहाँ पर जो नैसर्गिक संपदा है और खास करके आयुर्वेद में लगने वाले जो पौधे हैं उनका बहुत बड़े मात्रा में यहाँ है ऑलरेडी। उसको भी अगर हम जमीन के 1-1 इंच का उपयोग करेंगे तो उस क्षेत्र में भी हम एक हब बन सकते हैं, खास करके आयुर्वेदिक औषधि जड़ी बूटी वगैरह में। जी बिल्कुल। तो उस दिशा में कोई हमने नीति बनाई है या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, जो नई उद्योग नीति हम लोग लाए हैं इसमें ये भी शामिल है, अस्पताल भी शामिल है, आपका शिक्षा के लिए अच्छा सीबीएसई कोर्स के साथ स्कूल खोलते हैं वो भी शामिल है। और पिछले दिनों बाबा रामदेव स्वयं आकर मुलाकात किए थे, उसके पहले बालकृष्ण महाराज जी को भेजे थे और उन्होंने यहाँ पर सोलर के सेक्टर में बड़ा इन्वेस्ट करने की इच्छा जताई थी, लेकिन हमने उनसे आग्रह किया कि बाबा हमारे यहाँ उसके लिए आपको इकट्ठे ज्यादा जमीन नहीं मिल पाएगी, कहे कि हमारा 44% भाग फॉरेस्ट यहाँ पर है और एग्रीकल्चर लैंड है, तो आपको ज्यादा हम एक जगह सोलर के लिए नहीं दे पाएंगे। तो आप से हमारा आग्रह है कि आप ये हर्बल प्लांट की तरफ आप आइए, कहे कि उसका आपका काम है ही है, हमारे किसानों को भी रोजगार मिलेगा। तो उन्होंने सहमति दी है और अभी कुछ ही दिन पहले बालकृष्ण जी का फिर फोन आया था, वो बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं और हमको लगता है कि हर्बल प्लांट का यहाँ पर उनका काम शुरू होगा, जिससे हमारे बहुत सारे किसान उसको उगा पाएंगे और उनको अच्छा कीमत भी मिलेगा। अभी आपके पहले स्वास्थ्य मंत्री से हम बात कर रहे थे और कौशल मंत्री से, तो हमने एक सुझाव दिया था, एक आंकड़ा भी बताया था कि पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में बेंगलोर में कार्यक्रम हुआ था जिसमें विभिन्न पैथियों में काम करने वाले लोग, जिनके पैथी का नाम नहीं है एलोपैथी या होम्यो में या किसी में, लेकिन लोगों को वो किसी न किसी तरीके से ठीक करते हैं, ऐसे लोगों की सेवा का भी कोई उपयोग लेना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य वैसे भी आपके दिल के करीब का मुद्दा है ही। और इस राज्य में सबसे ज्यादा लोग उस शिविर में आए थे, उस कार्यक्रम में आए थे बेंगलोर में। तो इसका मतलब गली में या जंगलों में या अंदर में कहीं पर रहकर लोगों के स्वास्थ्य का काम करने वाली बहुत बड़ी प्रतिभा आपके राज्य में है। जी बिल्कुल, हम लोग सभी पैथी को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, और वो भी अपनी बात रखे होंगे। मतलब काफी स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर होता था, लेकिन आज 25 वर्षों में हम लोग रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किए हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण का 25 साल हुआ है और हम लोग रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। तो आज 15 मेडिकल कॉलेज करीब हो गए हैं। हम लोग मतलब यहाँ पर एम्स भी ले आए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय भी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो उस समय एक ही एम्स हुआ करता था दिल्ली में और भारी प्रेशर होता था। तो हम लोगों ने सबने मिलकर आग्रह किया था माननीय प्रधानमंत्री श्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से, तो उन्होंने हम लोगों की बात मानी और 6 एम्स प्रथम किस्त में ही स्वीकृत किए थे। उसमें हम लोगों को पहले किस्त में ही छत्तीसगढ़ को एम्स मिला और आज स्थापना यहाँ पर हुई है एम्स की। और हम लोग सभी संभाग मुख्यालय में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वो भी कर रहे हैं। रायपुर में है, बिलासपुर में है, अभी जगदलपुर में एक 200 करोड़ का भवन बनके तैयार था, उसको रन करने के लिए हम लोग एक कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल है हैदराबाद, उसके साथ एमओयू किए हैं। और सरगुजा में 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वो भी है ही है। तो इस तरह से सभी संभाग मुख्यालय में हम लोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसका भी शुभारंभ कई जगह चल रहा है और एक आध जगह बचा है तो वो होगा। और हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी ये सब हुआ है 25 वर्षों में और मेडिकल में सीट काफी बढ़ी है। तो आने वाले वर्षों में जो
आज चिकित्सकों की कमी हमारे प्रदेश में, हमको लगता है कि साल 2 साल के अंदर वो कमी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य के साथ थोड़ा शिक्षा की तरफ चलते हैं। आपके राज्य के लोग जैसे उपचार के लिए बाकी राज्यों में जाना उनको अनिवार्य होता था, खास करके बड़े शहरों में, वैसे शिक्षा के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर इस राज्य से लोग बाहर जाते हैं। तो अब उसमें भी कोई उच्च शिक्षा या खास कुछ ऐसा विचार आपने किया है कि लोगों को बाहर जाना न पड़े? देखिए, शिक्षण की सारी संस्थाएं आज छत्तीसगढ़ के अंदर में हैं। आज यहाँ पर IIT है, IIM है, IIIT है, नीट है, आपका लॉ का यूनिवर्सिटी है, मतलब शिक्षण की जितनी संस्थाएं हो सकती हैं 25 वर्षों में यहाँ पर स्थापित हुए हैं। और हमको नहीं लगता कि हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ेगा। वैसे तो वो जाएंगे ही, लेकिन आज अगर छत्तीसगढ़ के अंदर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उनको सारी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। उस शिक्षा में जो पारंपरिक शिक्षा या नई शिक्षा नीति जो आई है उसका कुछ लाभ आपको दिखता है? जी बिल्कुल। हम लोग सरकार में आने के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है देश में, तो हम लोग भी इसको 2024 में लागू किए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, और बहुत अच्छा इसमें काम हो रहा है। आज हम लोग 18 स्थानीय बोली भाषा में भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा स्थानीय बोली भाषा में किताब छपवा कर मतलब पढ़वा रहे हैं, और नई शिक्षा नीति के ऊपर में बड़ा अच्छा काम हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और ये नई शिक्षा नीति खाली डिग्री हासिल करना मात्र नहीं है, बल्कि इसमें संस्कार भी है और रोजगार भी है। नई शिक्षा नीति में हम लोग शिक्षा के साथ साथ उसको रोजगार परक भी बना रहे हैं। आपके राज्य में सुरक्षा को लेकर जो सबसे बड़ी समस्या थी नक्सलवाद की, मैं थी इसलिए कह रहा हूं कि अभी वैसे अंत की तरफ जा रही है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको एक मिशन के तौर पर लिया है। आपने भी कहा था मुख्यमंत्री बनने के बाद कि हम उसको समाप्त करना चाहेंगे। तो क्या केंद्र के और राज्य के समन्वय का कोई लाभ इसको समाप्त करने की दिशा में हो रहा है, और कब तक हो जाएगा? देखिए, डबल इंजन की सरकार का बहुत लाभ हो रहा है। दिसंबर 2023 में हम लोग सरकार में आए, और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य कि जनवरी 2024 में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आए, और हमारे सभी जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, छत्तीसगढ़ पुलिस है, सबके अधिकारियों के साथ बैठकर हम सभी लोगों का हौसला अफजाई किए। और उस समय जब समीक्षा में ये पता चला कि देश का 77% नक्सलवाद सिर्फ छत्तीसगढ़ में बचा है, और बाकी 23% नक्सलवाद जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें थोड़ा थोड़ा करके बचा है, वो आपका झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो हमको बड़ा दुख हुआ कि 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा है और 23% 6-7 राज्यों में बचा है। और इसका एक कारण था कि जो उसके पहले सरकार थी यहाँ पर, उस सरकार का बिल्कुल भी नक्सलवाद खत्म करने के सेक्टर में केंद्र सरकार को सहयोग नहीं मिला, और इसलिए माननीय हमारे गृह मंत्री जी चाहते हुए भी यहाँ पर नक्सलवाद के क्षेत्र में काम नहीं कर पाए। लेकिन डबल इंजन सरकार बनने के बाद उनकी नीति, उनका हौसला अफजाई करना, और एक तो JTF ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन उन्होंने किया, और आज मतलब 19 महीने में पूरा देश आज जान रहा है कि किस मुस्तैदी के साथ हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान नक्सलवाद के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं, और लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं। सभी ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है, और नक्सलवाद के बड़े बड़े बसवराजू जो सबसे हेड कहलाता था, आज वो भी न्यूट्रलाइज हुआ है, और भी कई CC मेंबर सारे न्यूट्रलाइज हुए हैं। और हमको लगता है कि 450 से ज्यादा नक्सली मतलब न्यूट्रलाइज हुए हैं, और एक तरह से नक्सलवाद की पूरी कमर ही टूट गई है। अंतिम सांस ये नक्सलवाद यहाँ पर ले रहा है।
और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है, आने वाला साल 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। बिल्कुल, आपने